Guys, welcome to Vyas IAS. Detailed syllabus of UPSC EPFO 2025 is here. इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा सिलेबस रिलेटेड। जो भी सब्जेक्ट में माइक्रो चैप्टर्स हो सकते हैं, सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। इससे डिटेल्ड सिलेबस आपको किसी प्लेटफॉर्म पे किसी वेबसाइट पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये सिलेबस में जो फ़ायदा है आपके एसएससी हो या यूपीएससी हो या बैंकिंग हो, उससे किस हद तक ईपीएफओ का सिलेबस ज़्यादा एज लेके जाता है और सीट कम होने के बावजूद भी इसके सिलेबस में कहाँ आपको फ़ायदा होगा, वो भी मैं इसमें बताऊंगा। सिर्फ सिलेबस पढ़ के नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ईपीएफओ के अंदर दो पोस्ट के लिए आपका एग्जामिनेशन होगा, ईओ एओ एंड एपीएफसी। दोनों का एग्ज़ाम सेम डे में 2 शिफ्ट में होगा। दोनों का सिलेबस 90% सिमिलर है। 10% जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो एपीएफसी में आता है, वो मैं बता दूंगा क्या एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, कॉमन सिलेबस हम दोनों का डिस्कस कर लेते हैं। जो 90% जो कॉमन सिलेबस है वो क्या क्या इनमें आएगा। सबसे पहले तो जनरल इंग्लिश की हम बात करें तो जनरल इंग्लिश में जो बेसिक इंग्लिश आपकी होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन, वर्ब्स, टेंसेज, प्रिपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। हालांकि अब आप बोलोगे कि सर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस तो इतने सारे होते हैं, कैसे याद रखेंगे? कोई बात नहीं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गया, एरर्स वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, यह आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। कुछ ऐसे यहाँ पे चैप्टर्स हैं जो अक्सर पूछे जा ही रहे हैं, जिनका वेटेज इंग्लिश में ज़्यादा है, वो आप पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। और ईडियम्स, फ्रेजेस और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को मास्टर करना भी है तो उसकी पीडीएफ हम आप लोगों को बैच में प्रोवाइड कर देंगे। ये आपको नेट पे भी मिल जाएगी। नॉर्मल 500 सिनोनियम्स, 1000 सिनोनियम्स, 200 सिनोनियम्स, जो भी आपको जैसे भी पढ़ना है पढ़ सकते हो। इवन आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ चैप्टर इनमें ऐसे हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है और उनको आप कर लोगे तो इंग्लिश का 80% आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो ये यूपीएससी में नहीं आता। ये एसएससी और बैंकिंग एस्पिरेंट्स थोड़ा इससे अवेयर रहते हैं, बट यूपीएससी वाले बच्चे इसको आराम से मास्टर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ ही नहीं होता और ये आराम से बैच में कवर करवाया जा रहा है, तो उसकी भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। या फिर यूट्यूब पे भी आप किसी भी इंग्लिश की, एसएससी की, बैंकिंग की वीडियोस देख लीजिए। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है और आपको दिक्कत आ रही सेक्शन में, तो भी आपका काम हो जाएगा। जनरल साइंस की बात करते हैं। जनरल साइंस की बात करें हम तो इसमें फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई। ये ध्यान रखिएगा, इसमें एसएनटी नहीं है, कन्फ्यूज मत हो जाना। एसएनटी यानी कि जो सीएससी एस्पिरेंट जो एसएनटी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट जो पढ़ते हैं साइंस का, वो नहीं है। ये जनरल साइंस है। साइंस का जो स्टैटिक पोर्शन है, जो आपके बेसिक एनसीईआरटीज में है, वो है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये आपको पता होना चाहिए और ये 12th तक की भी आ रही है, ये ध्यान रखना। 10th तक की मेजर लिए, बट 12th तक की भी आ रही है। तो क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जा सकता। 10th तक की तो आप पढ़ के ही चलो, जितना हो पाए जनरल साइंस की क्वेश्चन कर देना, आपका काम हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं। सोशल सिक्योरिटी वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट है। क्यों ईजीएस्ट? इसके लिए कि भाई एक तो इससे आपके 8 से 10 क्वेश्चन आने फिक्स हैं, बहुत कम सिलेबस है। लेकिन बात यह है कि अगर इसमें मिस गाइडेंस है, अगर इसमें आप अंधाधुंध ब्लाइंडली कहीं भी किसी भी पीडीएफ में चले गए, तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा, आप सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पाओगे। सोशल सिक्योरिटी में आपके एक तो सारी स्कीम्स आ जाती हैं, सोशल सिक्योरिटी की थ्योरीज आ जाती हैं। सोशल सेक्टर में जितनी भी स्कीम्स हैं, वुमेन, एलजीबीटीक्यू, चिल्ड्रन, एल्डरली, पीडब्ल्यूडी, ट्राइबल्स, लेबर, जितना भी आपका सोशल सिक्योरिटी, सोशल सेक्टर के जो जो स्टेक होल्डर्स हैं, एनुअल स्कैवेंजर हो गया, इन सब की जितनी स्कीम्स है अगर आप पढ़ सकते हो, मेजर स्कीम भी और माइनर स्कीम भी, पेंशन स्कीम, सारी रिटायरमेंट स्कीम, वो इसमें पूछी जा सकती है। अब पढ़ने के लिए तो वही बात है, ऐसे तो 100+ स्कीम्स हो गई, कैसे पढ़ेंगे? फिर तो बहुत बड़ा सिलेबस। वो चीज़ हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सी स्कीम इंपॉर्टेंट है, या जो आप एक बार पीवाईक्यू रेफ़र कर लो, पीवाईक्यूज आप देख लोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये स्कीम पूछी जा रही है, मेजर पूछी जा रही है, माइनर पूछी जा रही है, और कौन से सेक्टर से ज़्यादा पूछी जा रही है। अगर इस तरीके से थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लेके चलोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जो कुछ एक्ट हैं, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, वो इसमें पूछे जाएंगे, जो लेबर लॉज में भी कवर होते हैं। तो लेबर लॉज आने वाले सेक्शन में जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप वो कवर कर लोगे तो ये वाला पार्ट आपका सोशल सिक्योरिटी का हो जाएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन से लेबर लॉज की बात करते हैं तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गया और लेबर लॉज हो गया।
इंडस्ट्रियल रिलेशंस में भी अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो लोग डायरेक्टली इंडस्ट्रियल रिलेशन की डेफिनेशन ये सब पढ़ते हैं और कूद जाते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस की थ्योरीज पे, इवैल्यूएशन पे और लेबर लॉस पे। ये ध्यान रखना, आपको जो मटेरियल परोसा जा रहा है टेलीग्राम पे या कहीं भी, वो मटेरियल ठीक नहीं है। हमने जो मटेरियल बनाया है, मैं इसलिए ठीक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मटेरियल बनाया है वो कम से कम 10+ आपके जो बुक्स हैं, जितने भी आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉस के स्टैंडर्ड बुक्स है, इवन वो बुक्स जिनके 1400+ पेजेस तक हमने रेफ़र किए हमारी टीम ने, और कुछ चुनिंदा चैप्टर यहाँ पे हम ढूंढ के लाए हैं जो बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने अगर कभी भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ा होगा तो उसमें थ्योरीज तो पढ़ी होंगी, बट आपने ट्रेड यूनियन की थ्योरीज पढ़ी हैं? बिल्कुल, ट्रेड यूनियन की थ्योरीज भी होती हैं, नहीं पढ़ी लेकिन पूछा जा सकता है। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस की इवोल्यूशन की बात करूँ तो एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न जो हमारी हिस्ट्री है, उससे भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपको पता भी नहीं चलेगा। हिस्ट्री का जो ये पार्ट है ये सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन का इवोल्यूशन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या आपको कोई ये बताता है कि और इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल लेवल पे कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे कवर की जानी चाहिए। इसलिए मैं डिटेल सिलेबस लेके आया हूँ। अगर आप इसको पढ़ लेते हो ना, जो मैं यहाँ पे लिख के आया हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा कि हम ये करवाएंगे बैच में, वो करवाएंगे, आप खुद से भी कर सकते हो, हम तो करवाएंगे ही। अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहो, सेल्फ स्टडी करना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी लेकिन आपको ज़रा सी भी दिक्कत हो ना, तो हमसे गाइडेंस ले लेना, पूछ लेना कॉल करके, कोई चार्ज नहीं है। अगर आप कुछ भी पूछते हो ना, कोई टीम में से कभी मना नहीं करेगा कि ये क्यों पूछ रहे हो। तो ये मैं डिटेल इसलिए लेके आया हूँ कि अगर आप इनको भी सेल्फ स्टडी करके पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा। और नहीं पढ़ा जा रहा, समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे चैप्टर कैसे पढ़े, तो हम हैं, उसके लिए फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट पढ़ना तो ये पड़ेगा। मैं आपको बोल दूँ नहीं ये 4 टॉपिक पढ़ लो, जैसे बाकी मैंने नेट पे देखे, वेबसाइट पे बस ये 4 टॉपिक बता दिया और काम हो गया। नहीं 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 नहीं, उससे नहीं होता। अगर आपको APFC क्रैक करना है, क्योंकि EOA तो देखो ठीक है मैनेजेबल है, APFC थोड़ा टफ आता है, उसको क्रैक करना है, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। फिर ये तो हो गई इंडस्ट्रियल रिलेशन। मैं अगर लेबर लॉज की बात करूँ तो लेबर लॉज में भी 29 ओल्ड लॉज है जो 4 नए लेबर कोड में मर्ज हुए हैं। अब पढ़ने को तो 29 लेबर लॉज हैं भाई, 29 लेबर लॉज है ना पढ़ने को तो, लेकिन पढ़ना सब कुछ नहीं है। हाल ही में जो हमने टॉपर्स की वीडियोस देखी, उनमें टॉपर्स ने क्या बोला, मेजरली कॉमनली सबने यही बोला कि 29 लेबर लॉज में से हमने ये फाइंड आउट किया PYQ देख के, स्मार्ट अप्रोच लगा के, कि कौन से लेबर लॉज इंपॉर्टेंट है पुराने, और नए लेबर लॉ जो 4 नए कोड है वो तो पढ़ने ही है, बट पुराने 29 लॉज भी पढ़ने ही है, लेकिन उनमें सारे नहीं पढ़ने, क्योंकि एक लॉ भी अगर आप ढंग से पढ़ने बैठो ना तो आपका 5 से 6 घंटे ले जाएगा। एक लॉ 29 लॉ पढ़ने बैठोगे तो आपके 200 घंटे चले जाएंगे। बट अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, PYQs अगर एनालिसिस करो और ये देखो कि कौन सा लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस में से कौन सा सेक्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है, या किस सेक्शन के ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं, या EPFO के बाकी पेपर में कौन सा ज़्यादा पूछा गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये एक्ट इम्पोर्टेंट है। और नए नए लेबर कोड तो पढ़ने ही हैं आपको सारे। अगर फिर भी मैं आपको इम्पोर्टेंट भी बताऊं तो ये मान के चलो कि 5 से 10 लेबर लॉ ऐसे हैं इसमें पुराने जो आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। ये चारों हो गए इंपॉर्टेंट, ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये वाले आपको पढ़ने। इनमें से भी अगर मैं बात करूँ तो ये ऊपर के 4 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है, प्लांटेशन लेबर वाला इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि इनको पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, ये बहुत आसान है। इनको पढ़ना, ये 4 एक्ट को पढ़ना, अगर आप ओरिजिनल एक्ट डाउनलोड करके पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कितने सारे पेजेस हैं। इनमें कम से कम आपको 15-20 घंटे लग जाएंगे सिर्फ इन चारों को पढ़ने में। और रटने की बात अलग है, मैं एक रीडिंग की बात कर रहा हूँ। क्या मैं आपको यहाँ पे डरा रहा हूँ? नहीं, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ कि बहुत से लोग जो ये बोलते हैं ना कि EPFO की तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है, EPFO तो नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस है। बहुत सारे जो UPSC के हैं, खास करके मैं टारगेट करके बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ये सोचते हो GS तो स्ट्रॉन्ग है ही, ये वाला अगर हमारा पोर्शन हो जाएगा, अगर हम इसको टोटल इग्नोर भी कर देंगे तो हम ईजिली निकाल देंगे, बिल्कुल। लेकिन इतनी कम सीट अगर आप देखें, CSE के ऑलमोस्ट हाफ सीट्स हैं, कंपटीशन उतना ही है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन उतनी जाएंगी, 9-10 लाख भी गई थी, इस बार भी उतनी जाएगी। उसमें अगर आपको एज चाहिए ना तो आप पढ़ लो,
काम चलाओ काम करना है तो आप जीएस अपनी सब्जेक्ट लेके चलो, लेकिन अगर आप ये ढंग से पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। ये जब आप पढ़ लोगे ना, मैं लिख के कह सकता हूँ कि आपको बाकी के पोर्शंस, जैसे कि बहुत सारे लोगों को जनरल साइंस नहीं आती है या मैथ्स वगैरह नहीं आ रही है, कंप्यूटर नहीं आ रही है, उन पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। कम से कम ये थ्योरी तो है, इनको आप पढ़ लोगे तो बहुत से टफ सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे ऑडिटिंग हो गया, स्टैट्स हो गया, या आप जनरल इंग्लिश हो गई, अगर आपकी वीक है तो उस पर रिलाई नहीं होना पड़ेगा ना। समझ में आ गया? थ्योरी तो ज़्यादा मेरे हिसाब से इजीली कवर्ड रहती है अगर आप प्रैक्टिकल को पढ़ने जाओ तो। अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो अकाउंटेंसी तो देखो 10th 11th 12th की तो आती है। कई बार ये देखा गया जो सीए का फाउंडेशन लेवल होता है उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन आए हैं एपीएफसी में, लेकिन अकाउंटेंसी 11th 12th की अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर है, आपका काम हो जाएगा। और इसके लिए चाहिए लेकिन प्रैक्टिस। अकाउंटेंसी क्या थ्योरी तो है, बट इसमें कम से कम आपको 1000+ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके आपको चीज़ें सॉल्व करनी आएंगी, क्योंकि अकाउंटेंसी थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट में चला जाता है। तो ये है अकाउंटेंसी। पॉज करके आराम से देखो ये टॉपिक क्या आपका, जो भी आपने पढ़ रहे हो, जो भी बुक्स है आपकी, टीएस ग्रेवाल हो गया, एनसीईआरटी हो गया, क्या उसमें सब कवर हो रहा है तो इनको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर सबसे ज़्यादा डरावने वाला, सबसे ज़्यादा मिसगाइडेड पोर्शन। कंप्यूटर का वेटेज भाई साहब बहुत अच्छा है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे कंप्यूटर का। लेकिन ये है कि कंप्यूटर लो हैंगिंग फ्रूट है, लेकिन बात यह है कि इसको पकड़ने के लिए, इस फ्रूट को कैच करने के लिए आपके पास थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ने के लिए तो हज़ारों पेजेस के मटेरियल हैं, हज़ारों तरह के कोर्सेज हैं। हो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या साइंस का बैकग्राउंड है वो अलग, लेकिन अगर कंप्यूटर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको पढ़ा नहीं है काफ़ी टाइम से, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि बाकी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें कंप्यूटर ऐसे सिलेबस आता है उनमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में चुन चुन के आप 100 या 150 टॉपिक ही होते हैं जो पूछे जाते हैं। मतलब आप ही मान के चलो मुश्किल से 30 से 40 पेज चाहिए आपको कंप्यूटर पढ़ने के लिए। 30 से 40 पेज में पूरा कंप्यूटर कवर होता है, अगर आप थोड़ा ढंग से एनालिसिस करके करो तो। ब्लाइंडली मत करना, ठीक है। इसलिए जो टॉपर्स की वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि 2-3 महीने चाहिए ईपीएफओ एग्ज़ाम निकालने के लिए। वो 2-3 महीने वो पूरा स्मार्ट अप्रोच करके निकाल रहे हैं कि कौन सा पार्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। हालांकि कंप्यूटर बहुत ईजी है, बहुत डिफ़िकल्ट है ही नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं लेकिन फैक्चुअल आते हैं। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, वो वाली चीज़ हो जाती है कंप्यूटर के अंदर। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो एसएससी हो या सीसेट वाले बच्चे हो, यूपीएससी वाले या बैंकिंग वाले हो या आरबीआई वाले हो, उनके लिए आराम से हो जाएगा। लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे थोड़ा सा मान के चलो कि एसएससी प्री लेवल का आता है, उससे भी हल्का सा टफ आता है। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सारे मास्टर करने की बजाय या तो अर्थमेटिक या जो टॉपिक्स आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं उसको आप थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल पे मास्टर कर लो। जैसे मान लो आपको ये 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक अच्छे हैं, तो सब पे हाथ फेरने की बजाय ये 3 टॉपिक है जिनको आप थोड़ा टफ लेवल पे प्रैक्टिस कर लो, ताकि इनके क्वेश्चन भी अगर आए तो आप कर लो। क्योंकि अगर थोड़ा करके पढ़ोगे लाइट वाला अप्रोच तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चन थोड़े से नहीं आते कि बहुत ही हल्के फुल्के, थोड़ा टफ आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 4-5 टॉपिक बेस्ट चूज़ कर लो और उसको टफ से टफ सवाल उसके कर लो, वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच है, बजाय कि आप सब पढ़ भी लो और आए कुछ भी नहीं उससे। तो ठीक है। पर रीजनिंग की बात करें, जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करें तो ये तो लो हैंगिंग फ्रूट है। इसमें तो आप जिस लेवल पे पढ़ना चाहो पढ़ लो, आराम से आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा बस इसमें चाहिए लेकिन प्रैक्टिस। तो इसमें आप एसएससी या बैंक लेवल की कोई भी बुक उठा लो और इसको आप एग्ज़ाम के 10 दिन पहले भी कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मैथ्स को लेकिन थोड़ा आपको अभी से लेकर चलना पड़ सकता है। हिस्ट्री की बात करें तो देखो, कहने को तो मैंने एक एक चैप्टर यहाँ पे लिस्ट कर लिया। अच्छा, पीडीएफ इसकी कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ हमारे चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ईपीएफओ 2025 बाय व्यास है, सर्च करना मिल जाएगी। नहीं तो ये नंबर मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट इस पर व्हाट्सअप कर लो आप, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी 8851628134। इस पर व्हाट्सअप कर दो, डायरेक्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आप आराम से पढ़ लेना। हिस्ट्री का तो पूरा सिलेबस है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि एंशियंट और मिडिवल तो मेंशन ही नहीं है। भैया एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न सब पूछते हैं। आर्ट एंड कल्चर का क्या, आर्ट एंड कल्चर एपीएफसी में आता है, इसमें नहीं आता। तो
हिस्ट्री के सारे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, एक एक चीज़ यहाँ पे पढ़ लेना, इस पीडीएफ को प्रिंट करवा लेना और सामने रख लेना, ठीक है। पॉलिटी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, वैसे तो मेजरली लक्ष्मीकांत से सब पढ़ते हैं, आराम से हो जाएगा। लक्ष्मीकांत से अगर आप पॉलिटी कर लोगे यार, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप आराम से एलिमिनेशन कर सकते हो। मतलब कोई भी बंदा यूपीएससी का 1-2 प्रीलिम्स भी दिया हुआ है या लक्ष्मीकांत को 2-3 बार भी पढ़ा हुआ है ना, थोड़ा अगर एलिमिनेशन या गैसिंग करनी उसको आती है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि बस एक स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये तो गलत है और सारे के सारे ऑप्शंस आपके हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी में आप इस तरीके से पूरी लक्ष्मीकांत को ऊपर से नीचे कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इंडियन इकॉनमी की बात करें तो अगेन इंडियन इकॉनमी में करंट ओरिएंटेड ज़्यादा पूछा जा रहा है। इंडियन इकॉनमी में करंट ओरिएंटेड और माइक्रो भी है, कुछ कुछ क्वेश्चन माइक्रो और मैक्रो के देखे गए, माइक्रो के कम है बट माइक्रो भी है। तो अगर किसी का इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रहा है तो उसके लिए फ़ायदा है। और मैक्रो में करंट पे ज़्यादा फोकस करके चलना, बाकी आपका जो स्टैटिक सिलेबस है वो तो इकोनॉमी में पढ़ना ही है, ठीक है। इकोनॉमी में जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी है, करेंसी कैसे काम करती है, जो जो स्कीम्स है सरकार की, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कैसे काम करते हैं, ठीक है, मार्केट्स हो गए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आप फोकस करके चल सकते हो। करंट अफेयर्स की हम बात करें तो करंट अफेयर थोड़ा सा इसमें फैक्चुअल नेचर का है। आप कोई भी मैगजीन जैसे कि दृष्टि की आई मैगजीन आती है या पीटी 365 आती है, उसको आप फोकस कर लो। करंट अफेयर के लिए इधर उधर कोई भी पेड कोर्स में भटकने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर आप खुद से भी पढ़ लोगे, अपना यूपीएससी वाला सोर्स या स्टेट पीसीएस वाला सोर्स भी कर लोगे, हो जाएगा। एसएससी वाले बच्चे का डर रहे हो कि उस लेवल का करंट अफेयर पढ़ पाओगे, बिल्कुल पढ़ पाओगे यार। आप लोगों को तो फैक्चुअल करंट अफेयर्स की आदत है, बस एक लेवल आपको अप करना है, करंट अफेयर्स में आपका काम हो जाएगा। अब ये तो हमने पढ़ लिया ईओ का और एपीएफसी का कॉमन। अब एपीएफसी के लिए एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? अब एक्स्ट्रा पढ़ के डर मत जाना यहाँ पे, क्योंकि ये है तो दिख तो बहुत बड़ा रहा है, लेकिन ये बहुत ईजी पार्ट है भाई, और ये तो मास्टर करना सबसे आसान है। बस ये है कि गाइडेंस नहीं होती तो कर नहीं पाते। एग्जाम्पल देता हूँ, ये साइंस का 2 पोर्शन है जो कि एपीएफसी में पूछा जाता है। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो साइंस का पोर्शन ये वाला मास्टर कर लोगे। आर्ट एंड कल्चर कुछ लोग छोड़ देते हैं, आर्ट एंड कल्चर बोरिंग है, आर्ट एंड कल्चर ये है वो है। आर्ट एंड कल्चर ढंग से कर लोगे, एपीएफसी का काम हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर में क्या है? आर्ट एंड कल्चर में आप नितिन सिंघानिया पढ़ते हो, इतनी बड़ी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर में जितने भी टॉपिक है उनके एक टिप बता रहा हूँ, इंडिया का मैप बना लो और लोकेशन पॉइंट आउट कर लो, उससे बाहर आर्ट एंड कल्चर में नहीं आएगा। बड़ी बड़ी बल्कि बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आपका काम हो जाता है इनसे ही। ये 3 टॉपिक भाई ये लो हैंगिंग फ्रूट है। इफ़ यू जस्ट रीड दैम फ्रॉम योर एनसीईआरटीज बुक्स you will be able to clear all of the questions from them, but the fact is that these questions necessarily have to be focused upon। ये टॉपिक बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनमें फैक्चुअल आते हैं, जैसे HDI आ गया, या इनमें कुछ टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, खास करके ह्यूमन जोग्राफी के। इन्वायरमेंट क्लियरली इज़ इम्पोर्टेंट फॉर APFC एग्जामिनेशन। इन इन्वायरमेंट you have to read about pollution, climate change. If not species, then you have to read about the climate change conventions. Basically you have to read about the current oriented part. So इकोनॉमी हो या इन्वायरमेंट हो, करंट ओरिएंटेड आप पढ़ लेंगे PT 65 से या दृष्टि मैगजीन से, वो हो जाएगा। स्टैटिक इन्वायरमेंट को आप छोड़ देंगे तो भी काम चल जाएगा। ऑडिटिंग, नाउ दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस APFC एग्जामिनेशन, एज ऑडिटिंग कम से कम 2-3 क्वेश्चन APFC में आ जाते हैं, ठीक है। ये आर्ट एंड कल्चर का अगेन कंटिन्यू हो गया जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी ऑडिटिंग पे देखते हैं, तो ऑडिटिंग की तो बात ऐसी है ना कि देखो ऑडिटिंग जो लेवल है ना वो थ्योरी वाला है, यहाँ पे ऑडिटिंग के प्रैक्टिकल नहीं है। और ऑडिटिंग के लिए हम पिछले 3 साल से पिछले 3 बार जब वैकेंसी आई EPFOs की 2020 से जब वैकेंसी आई तब तक हम करवा रहे हैं। ऑडिटिंग हम 2 घंटे में ख़त्म करवा देते हैं, और ये फैक्ट है कि 2 घंटे में हम जो पढ़ाते हैं ऑडिटिंग में, उससे बाहर ऑडिटिंग नहीं आती। और 2 घंटे पढ़ के अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मेरे हिसाब से उससे अच्छी ROI तो नहीं है। स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, मतलब टेलीग्राम पे लिटरली मैं देख रहा हूँ कुछ इंस्टीट्यूट्स ने 200 पेजेस के स्टैटिस्टिक्स के नोट्स निकाल रखे हैं, 200 पेज के। हम 2 घंटे के अंदर हमारी फैकल्टी 2 घंटे के अंदर स्टैटिक्स में जो पूछा जा सकता है वो पढ़ा देती है, और उससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। जब आपके क्वेश्चन 1 या 2 आने स्टैटिस्टिक्स से, ऑडिटिंग से आने 2 या 3, और इंश्योरेंस की भी बात करें तो उससे भी आने 2 या 3। जब आपके 10 क्वेश्चन अगर इन तीनों टॉपिक से आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक, इंश्योरेंस और ऑडिटिंग, तो उसके लिए इनको मिला के 400 पेज का मटेरियल क्यों पढ़ना। इंश्योरेंस के लिए भी लोगों ने 100 पेज के मटेरियल डाले हुए हैं, अरे नहीं पढ़ना होता। आपको 5 से 6 घंटे में हम ये टॉपिक करवा देंगे, और 10 क्वेश्चन आपके 5 से 6 घंटे में आराम से टैकल हो जाएंगे अगर आप ढंग से देख लेते हैं तो।
हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि जब से वैकेंसी आ रही है तब से इस एग्ज़ाम को हम एनालिसिस कर रहे हैं। और सिर्फ टीयर 1 की बात नहीं है, इंटरव्यू जिसका वेटेड 25% इस एग्ज़ाम में, वो भी हम उसमें इंटरव्यू के जब बैच चलाते हैं तो इंटरव्यू में भी उतनी यही सिलेबस सेम पढ़ना तो वही पड़ता है, डेफ का भी होता है बट सिलेबस तो है ही, तो उसमें भी हम बहुत स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ाते हैं। तो इंटरव्यू में ओवरऑल ये समस्या आती नहीं है किसी को कि इनसे सवाल आ जाए लेबर लॉस पर और टैकल ना कर पाए, क्योंकि हमने ईपीएफओ को जिस लेवल पर एनालिसिस किया है ना, वो शायद कभी किसी ने नहीं किया होगा। हमारी ईपीएफओ की जो टीम है वो ऑलरेडी ईपीएफओ के पेपर्स हो गए और बहुत चीज़ों पर एनालिसिस कर चुकी है क्या नहीं है, और पैशनेट टीम है। आप एक बार डेमो लेक्चर्स देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो पढ़ाने वाली फैकल्टी कौन है? अगर मैं फैकल्टी लेवल पे बात करूँ तो शी इज़ ऑलरेडी पीएचडी फ्रॉम जेएनयू। अगर मैं अकाउंट्स ऑडिटिंग की बात करूँ तो सीए हमारे बैच में पढ़ा रहे हैं, जो ऑलरेडी 11th 12th सीए फाउंडेशन इन सबको पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी सीएम ने बोल दिया कि आओ पढ़ाओ, वो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, उनको पता है कैसे पढ़ाना है। ठीक है, अकाउंट्स में मैं देखता हूँ कि 50-50 घंटे के लेक्चर, 60-60 घंटे के लेक्चर्स लोग देख रहे हैं। नहीं होता, इतना नहीं करना होता। जितना करना होता है उतना आपको बता दिया जाएगा। आपको उससे ज़्यादा मेहनत या उससे ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। इवन उससे बेटर टाइम आप सीएससी में भी लगा सकते हो और एग्ज़ाम्स में लगा सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डिटेल सिलेबस है और किस तरीके से आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यार हम ही करवा रहे हैं, अगर आप खुद भी सेल्फ स्टडी करो ना, हो सकता है कि आप खुद भी वो स्मार्ट अप्रोच डेवलप कर पाओ, लेकिन थोड़ा सीरियसनेस ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करके भी, पेड बैच से भी, यूट्यूब से भी पढ़ के निकालते हैं। हर तरह का स्टूडेंट इस इंडस्ट्री में है, इस एग्जामिनेशन में है, लेकिन सब में जो कॉमन है वो है कि भाई सीरियसनेस थी। हो सकता है कुछ सीटों पे आपका जो पिछली बार हुआ था, कुछ सीटों पे धांधली चलती है, आई एक्सेप्ट दैट, धांधली होती है, बट मेजरली सीट्स जेन्युइन होती हैं। और जब हम इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, हमने करीब 400 इंटरव्यूज़ पिछले 4 साल में लिए हैं ईपीएफओ के। 400 इंटरव्यूज़ में हमने एनालिसिस किया है कि जेन्युइन कैंडिडेट्स है, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जेन्युइन नहीं है, बट 90% जेन्युइन कैंडिडेट दिख जाते हैं बात करके, जिन्होंने सीएससी के 2 मेंस दे रखे हैं या एग्ज़ाम निकाल रखे हैं, कि उनको नॉलेज है। समझ आया? तो आपको तो अपनी सीट निकालनी है, और ये मान के चलो कि ईपीएफओ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि मोस्टली लोग सीएससी के प्रीलिम्स में बिजी रहेंगे। अगर आप स्मार्ट तरीके से इसको टैकल कर लो, अगर आप 2-3 महीने डेली का 1 घंटा भी दे दो, यू विल हैव ए गुड बैकअप प्लान। बस वही बात है कि लोगों को पता नहीं है पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, तो या तो फॉर्म भर देते हैं, सीरियसली नहीं देते तो एक होता नहीं है, या पढ़ने बहुत ज़्यादा लग जाते हैं इधर उधर, तो ना सीएससी होता है ना ये होता है। तो बेहतर है कि आप ढंग से पीवाईक्यूज देख के और समझ के इस एग्ज़ाम को आप करें, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। ठीक है, जैसे आपकी सीएपीएफ है ना, वैसे ही ईपीएफओ की अपॉर्चुनिटी है। और हालांकि ईपीएफओ तो हर 2 साल में आ रहा है, सीपीएफ तो फिर भी रेगुलर है, ईपीएफओ पता नहीं आए या नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की हो, अगेन रिपीटिंग, हमारे से बात करने का, टीम से बात करने का कोई चार्ज नहीं है। किसी भी तरह का सवाल हो, अकाउंट्स, लेबर लॉज में कुछ भी आपको पूछना भी हो ना, डायरेक्टली कॉल करो। हमारे लिए हर एक स्टूडेंट बराबर है, चाहे वो पेड बैच का हो या नहीं हो, चाहे एसएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो, सब स्टूडेंट हमारे लिए बराबर हैं। आप जितना जो चीज़ पूछना चाहें सिलेबस की एक एक चीज़ आप डिस्कस करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेहिचक होके आराम से कॉल करिए, आराम से बात करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ व्यास आईएएस। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।